नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ, 8 बज चुके हैं। एक बार सभी कनेक्ट हो जाइए और कमेंट करके बता दीजिए कौन कौन क्लास से जुड़ चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 83 है, और जो आपके आने वाले एग्जाम है एसएससी का है, रेलवे का है ना, और जितने भी अन्य एग्जाम है, आरपीएफ का है, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, तो उन सभी के लिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि ये आधारित है किस पर, जो पीछे के सालों में प्रश्न पूछे गए उन पर आधारित है। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास नंबर 83। ठीक है, देखिए, Which one of the following article was termed as the heart and soul of the Constitution by Dr. Ambedkar? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा क्या, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है? भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय कहा गया है? तो दोस्त वो है आर्टिकल 32। क्या है? वो है आर्टिकल 32, क्योंकि आर्टिकल 32 क्या है? ये 6th नंबर का फंडामेंटल राइट है। 6th फंडामेंटल राइट है, ये 6वां फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ध्यान देंगे, 6वां फंडामेंटल राइट है। और इसे क्या कहेंगे? नाम क्या है इसका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या कहेंगे? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इसे भारतीय, वो जो अंबेडकर जी हैं उनके द्वारा क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। ठीक है, तो ध्यान देंगे आर्टिकल 32, जिसके तहत, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने का काम करता है। रिट जारी करने का काम करता है। आपके लिए सवाल है क्या कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? जल्दी से बताएं। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट रिट जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत? ये आपको बताना है। आगे देखिए, Which part of the Constitution of India declares the ideal of welfare state? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का वो कौन सा भाग है जो एक आदर्श कल्याणकारी राज्य की बात करता है? कल्याणकारी राज्य की बात करता है। कल्याणकारी राज्य की बात करता है। भारतीय संविधान का वो कौन सा पार्ट है, भाग है, जो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना करता है कि राज्य कल्याणकारी बने? तो वो है दोस्त डीपीएसपी। क्या है? डीपीएसपी, यानी कि राज्यों के नीति निदेशक तत्व। राज्यों के नीति निदेशक तत्व, शॉर्ट में इसको बोलते हैं डीपीएसपी। तो डीपीएसपी में जो बातें कही गई हैं वो सरकारों को लागू करनी है कानून बनाकर, और डीपीएसपी में जो बातें कही गई हैं वो देश के विकास के लिए हैं, लोगों के हित के लिए हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे डीपीएसपी का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 कहता है कि ग्रामीण स्तर पर पंचायतों का गठन होना चाहिए, ऐसा बोल दिया उन्होंने। सरकार ने फिर इसको 73वां संविधान संशोधन करके लागू कर दिया। अब हम कह पाएंगे कि आर्टिकल 40 जो है डीपीएसपी का लागू हो गया।
ठीक है। तो डीपीएसपी में सिर्फ निर्देश दिए गए हैं, ये कोई कानून नहीं है। डीपीएसपी में जो बातें कही गई हैं वो कोई कानून नहीं है कि उनका उल्लंघन हो जाए तो उनको सजा होगी या पनिशमेंट होगी, है ना। डीपीएसपी में कही गई जो सभी बातें हैं वो सिर्फ निर्देश हैं। क्या है? निर्देश हैं, डायरेक्शंस हैं स्टेट को। अब वो फॉलो करें या ना करें, लेकिन उन्हें करना है, ठीक है। अब बात आती है डीपीएसपी। तो डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है, डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है हमने। डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट कहां से लिया है? आयरलैंड, यानी कि इरिस कॉन्स्टिट्यूशन। इरिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। डीपीएसपी से संबंधित भाग कौन सा है भारतीय संविधान का? तो पार्ट 4 है। आर्टिकल्स कौन से हैं डीपीएसपी से रिलेटेड? आर्टिकल्स कौन से हैं? 36 से लेकर 51 तक। और जो डीपीएसपी हैं वो नॉन जस्टिसिएबल हैं, नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। यानी नॉन जस्टिसिएबल का मतलब क्या है? डीपीएसपी में जो बातें कही गई हैं उनका पालन अगर कोई स्टेट नहीं कर रही है या उनको लागू नहीं कर रही है तो हम उनकी शिकायत नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा है हमने। फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल मतलब आप न्याय मांग सकते हैं अगर उनका उल्लंघन हो जाए तो, ठीक है। लेकिन डीपीएसपी जस्टिसिएबल नहीं है, इतना याद रखना है आपको। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी है और सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी है, सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर। यहां देखें, एक तरफ सब्जेक्ट दिए हैं, दूसरी तरफ पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 18वां प्रश्न है आपके सामने। एबोलिशन ऑफ टाइटल, यानी कि किसी भी प्रकार की उपाधि का अंत, तो ये तो फंडामेंटल राइट में है, सही बात है। ये आर्टिकल 18 में है। एबोलिशन ऑफ टाइटल किस में है? आर्टिकल 18 में। तो 18 तो फंडामेंटल राइट में आता है। फिर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज, पंचायत, गांव में पंचायत का गठन होना चाहिए, ये किस में है? ये आपका डीपीएसपी में है, अभी बताया मैंने आपको। ये आर्टिकल 40 में आता है, ठीक है, डीपीएसपी के। सी, टू प्रोवाइड द एजुकेशन टू द चिल्ड्रन और बोर्ड बिटवीन द एज 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन की सुविधा देना, ये किस में आता है? ये फंडामेंटल ड्यूटीज में है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो 11वें नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी है, 11th फंडामेंटल ड्यूटी, और इसे बाद में जोड़ा गया है। कब? इसके लिए 86वां संविधान संशोधन किया गया, 86th संविधान संशोधन किया गया, तब ये 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई है ना। और ये कब हुआ है? 2002 में हुआ है, ठीक है, ध्यान देंगे। अब डी है आपका, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, तो ये किस में है? ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये किस में आता है? ये भाग 1 है, भाग 1 है संविधान का, ठीक है। तो यहां से हमें क्या सीखने को मिला? यहां से हमें सीखने को मिला भाग 1 क्या है? भाग 1 संघ से रिलेटेड है, संघ और क्षेत्र उसके, ठीक। तो ये हो गया। और आपका फंडामेंटल राइट्स कितने में है? भाग 3 में है फंडामेंटल राइट। और आपका डीपीएसपी भाग 4 में है, भाग 4 में है डीपीएसपी, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी भाग 4A, यहां पे है फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी ओरिजिनल संविधान में नहीं थी, इन्हें 42वां संविधान संशोधन 1976 में करके जोड़ा गया, फिर उसमें 11वें नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई।
उसके लिए 86वां संविधान संशोधन किया गया। फंडामेंटल ड्यूटी को पहली बार संविधान में जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। Which of the following are included in the DPSP? जो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व हैं यानी कि डीपीएसपी, तो निम्नलिखित में से डीपीएसपी में क्या शामिल है? डीपीएसपी में क्या शामिल है, बता दो जल्दी से। डीपीएसपी में क्या शामिल है, बताएं। तो ध्यान दीजिए, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, यानी कि मानव तस्करी पर रोक लगाना और दबाव डालकर किसी से काम न करवाना। तो ये किसमें है? ये तो फंडामेंटल राइट में आता है। दूसरा, प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन एक्सेप्ट फॉर मेडिकल पर्पसेस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, यानी कि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है, बस दवाई के तौर पर जो इस्तेमाल होते हैं नशीले पदार्थ उनको छोड़कर बाकी किसी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये इंजूरियस टू हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो ये किस में कहा गया है? ये डीपीएसपी में कहा गया है। ठीक, तो पहला पॉइंट तो फंडामेंटल राइट में कहा गया है और दूसरा पॉइंट डीपीएसपी में। लेकिन आपसे पूछा है डीपीएसपी में इन दोनों में से क्या आता है, तो सेकंड ओनली, तो बी आंसर हो जाएगा दूसरा। केवल दूसरा जो है डीपीएसपी में आता है। ठीक है। Which one of the following committee या commission recommended the inclusion of fundamental duties in the constitution? निम्नलिखित में से वो कौन सा समिति या आयोग था जिसकी सिफारिश पर भारतीय संविधान में पहली बार मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो हम बात कर रहे हैं मौलिक कर्तव्यों की, हम बात कर रहे हैं मौलिक कर्तव्यों की बात कर रहे हैं। अब मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी, ये ओरिजिनल संविधान में नहीं थी, पहली बार इनको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पर, सिफारिश पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके 42वां संशोधन करके जोड़ा गया। शुरुआत में इनकी संख्या, जो शुरुआत में फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, तो शुरुआत में इनकी संख्या 10 थी। शुरुआत में इनकी संख्या कितनी थी? 10। लेकिन बाद में 2002 में 86वां संशोधन किया गया संविधान में, 86वां संशोधन किया गया जिसके जरिए 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी और जोड़ दी गई। 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी और जोड़ दी गई। ठीक है, इतना याद रखना है आपको, ये सवाल पूछे जाते हैं तो बिल्कुल भुलाना नहीं है। ठीक, आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट लाइज नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में कौन सी स्टेट आती है? 21, बता दो भाई जल्दी से। 21, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में कौन सी स्टेट आएगी? मणिपुर आएगी। यहां देखो आप, ये 0 डिग्री इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आर्कटिक सर्किल। ठीक है, तो ये आपका
23.5 66.5 डिग्री और ये 23.5 66.5 डिग्री। तो ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। तो जैसे ये आपका 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, यहाँ पे इंडिया लाई करता है ना। तो मणिपुर कहाँ आता है? नॉर्थ में आता है। यहाँ देखो आप, ये देखें 8 राज्यों से होकर गुजर रही है और मणिपुर आता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 8 स्टेट। कौन कौन से? मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। मणिपुर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में लाई करता है। मणिपुर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में लाई करता है, ध्यान रखेंगे आप। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है IST, भारतीय मानक समय IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहां से पास नहीं होता है? कहां से पास नहीं होता है? तो देखो आंध्र प्रदेश से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है, उत्तर प्रदेश से भी गुजरता है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरता। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री, ये देखो 82 डिग्री 30 मिनट, ये है आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या है? ये है आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो ये बिल्कुल भुलाना नहीं है। यहां देखो मिजोरम आ रहा है, इस पे छत्तीसगढ़ आ रहा है, उड़ीसा आ रहा है, आंध्र प्रदेश आ रहा है, उत्तर प्रदेश आ रहा है, मध्य प्रदेश आ रहा है। ठीक है, ये महाराष्ट्र वाला एरिया नहीं आता, महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरता है, तो ये ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में गुजरता है ना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। Which one of the following state does not form the border with बांग्लादेश? निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है जिसका बॉर्डर बांग्लादेश से नहीं लगता? जिसका बॉर्डर बांग्लादेश से नहीं लगता। तो मेघालय का बॉर्डर लगता है बांग्लादेश से, त्रिपुरा का बॉर्डर लगता है, मिजोरम का बॉर्डर लगता है, मणिपुर का बॉर्डर नहीं लगता। ठीक है, क्या नहीं लगता? मणिपुर का बॉर्डर नहीं लगता है। ठीक है, ये देखो यहां देखिए मणिपुर का बॉर्डर नहीं लगता है। ये है आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये है बांग्लादेश, ये देखिए ये है बांग्लादेश। ठीक है, तो मणिपुर यहां अलग हो जाता है। मणिपुर ये है, बाकी त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल, इनका बॉर्डर लगता है। ठीक है, याद रहेगा। Which of these departments ministry deals with Archaeological Survey of India as an accessory office? Which of these department या ministry deals with the Archaeological Survey of India? Archaeological Survey of India यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। क्या? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI। तो ASI से संबंधित बताओ। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ HRD यानी कि मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय। बताओ 24वां प्रश्न बता दो भाई जल्दी से। तो कौन सी डील करती है? कल्चर वाली डील करती है ना। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डील करती है, एक्सेसरी ऑफिस। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी है, एक तरफ एंशिएंट साइट्स दी हुई है और दूसरी तरफ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। एंशिएंट साइट जो मिली और उनमें क्या क्या मिला उसके बारे में दिया हुआ है। आपको मैच करना है, आपको करना है मैच और आंसर
बताना है, करेक्ट आंसर बताना है आपको, मैच करके जो है करेक्ट आंसर बताना है। 25वां प्रश्न है। ओ 25वां प्रश्न है। तो देखो, लोथल में क्या मिला? डॉकयार्ड। कालीबंगा में क्या मिला? प्लाव फील्ड, जुते हुए खेत। ढोलावीरा में क्या मिला? जो है हड़प्पा की साइन, ठीक है। बनावली में क्या मिला? टेराकोटा। बनावली में क्या मिला? टेराकोटा, ठीक है। बनावली में क्या मिला? बनावली में क्या मिला? टेराकोटा। क्लियर? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 25 का आंसर हो जाएगा बी। 25 का आंसर क्या होगा? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे देखें, मैच लिस्ट वन और लिस्ट टू। तो लिस्ट वन और लिस्ट टू दी हुई है। एक तरफ हड़प्पन साइट है और दूसरी तरफ है लोकेशन। क्या है? हड़प्पन साइट है और दूसरी तरफ है लोकेशन। तो देखो, हड़प्पन साइट मंडा, दायमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी, और ये इनकी लोकेशन है। आपको मैच करना है। आपको क्या करना है? मैच करना है। तो मैच करते हैं। देखो, ए मांडा कहां पे है? जम्मू एंड कश्मीर। दायमाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र में। और कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान में। राखीगढ़ी कहां है? हरियाणा में। तो सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। मोहनजोदड़ो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? 27वां प्रश्न आपके सामने। मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? तो पाकिस्तान में है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो कहां है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है मोहनजोदारो। ये याद रखेंगे आप। क्लियर है? चलिए, आयुर्वेदा दैट इज साइंस ऑफ लाइफ एपियर्ड फर्स्ट इन। आयुर्वेद सबसे पहले कहां एपियर हुआ? जो जीवन का विज्ञान है आयुर्वेद, ये सबसे पहले कहां देखने को मिला? 28वां प्रश्न। तो ये अथर्ववेद में देखने को मिला। कहां पर मिला? अथर्ववेद। तो 4 वेद होते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद की रचना हुई, इसे वैदिक काल कहते हैं, वैदिक एज। और बाद में जो 3 वेद बने उसे कहते हैं लेटर वैदिक। क्या कहेंगे? लेटर वैदिक कहा जाएगा। निम्न में से किस जगह पर हाल ही में भारतीय सेना ने छत्रपति शिवाजी महाराज के एक स्टैचू का अनावरण किया है? निम्नलिखित में से किस जगह पर हाल ही में भारतीय सेना ने छत्रपति शिवाजी महाराज के एक स्टैचू का अनावरण किया है? क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। तो ये लद्दाख में है। कहां पर है? लद्दाख। कहां पर है? लद्दाख में है। छत्रपति शिवाजी महाराज की एक स्टैचू को जो है अनबॉक्स किया गया है। बहुत बढ़िया। आगे देखें, हाल ही में हमारा कौन सा पड़ोसी देश संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य बना है? यूनाइटेड नेशंस यूएन में टेम्परेरी मेंबर बना है, हमारा पड़ोसी है वो। तो नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये चारों पड़ोसी हैं। लेकिन इनमें से कौन सा यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें बना है, काउंसिल उसमें सदस्य बना है 2 साल के लिए? तो वो है क्या? पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। याद रहेगा। क्लियर है ये? तो ये हमने डिस्कस किए आज के सवाल। आई होप चीजें समझ आ गई होंगी आपसे। क्लास का फीडबैक जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।